गगनपुर गांव के एक मेहनती किसान रामलाल के लिए बीते कुछ साल भारी पड़ रहे थे। पहले जहां उसकी जमीन सोना उगलती थी, अब वहीं खेत सूखते जा रहे थे। मौसम की बेरुखी, मिट्टी की उर्वरता में कमी और लगातार बढ़ती लागत ने उसकी मेहनत को फीका कर दिया था। धान और गेहूं की फसल पहले जितनी अच्छी नहीं होती थी, जिससे घर का गुजारा मुश्किल होने लगा। एक शाम जब रामलाल अपने खेतों से थके मांदे घर लौटा, तो देखा कि उसकी पत्नी सुमित्रा चूल्हे के पास बैठी चिंता में डूबी हुई थी। घर में राशन पहले जैसा नहीं था। बच्चों की जरूरतें बढ़ रही थीं और कर्ज का बोझ भी सिर पर मंडरा रहा था। रामलाल ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, लगता है अब खेती से पेट पालना मुश्किल होता जा रहा है। कुछ और करने के बारे में सोचना पड़ेगा। सुमित्रा ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हाँ, कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा, पर क्या? रामलाल चुपचाप दीवार के सहारे बैठ गया। उसके मन में कई विचार उमड़ने लगे। गांव में कुछ लोग अलग अलग काम कर रहे थे। कोई दूध का व्यापार कर रहा था, कोई शहर में मजदूरी करने चला गया था और कुछ ने तो दुकानें खोल ली थीं। उसने धीरे से कहा, हमारे पास थोड़ी बहुत जमीन है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो शायद कुछ और मुमकिन हो सके। लेकिन क्या? सुमित्रा कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, गांव में कुछ लोग सब्जी की खेती करने लगे हैं। कोई मुर्गी पालन कर रहा है तो कोई मधुमक्खी पालन। हमें भी कोई नया तरीका अपनाना होगा। रामलाल उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। वह जानता था कि बदलाव आसान नहीं होगा, लेकिन अब और हाथ पर हाथ धरे बैठना भी संभव नहीं था। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रामलाल करवटें बदल रहा था। उसके मन में एक नई राह तलाशने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रामलाल गहरी सोच में डूबा था। सुमित्रा ने उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखीं और धीरे से कहा, आप एक बार काका से मिल लीजिए। वह बहुत समझदार आदमी है, न जाने कितनों की मदद कर चुके हैं। हो सकता है हमें भी कोई अच्छा रास्ता सुझा दें। रामलाल ने सिर उठाया। काका यानी हरिराम काका गांव के सबसे अनुभवी और बुद्धिमान लोगों में से एक थे। उनकी उम्र 60 के पार थी, लेकिन उनकी समझ और व्यवहारिक ज्ञान का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने खेती बाड़ी के अलावा कई और कामों में भी हाथ आजमाया था और गांव में सब उनकी सलाह को बहुत मानते थे। रामलाल को यह सुझाव सही लगा। अगले दिन सुबह वह काका के घर की ओर निकल पड़ा। काका का घर गांव के पश्चिमी छोर पर था, जहां बगीचे में आम और नीम के ऊंचे पेड़ थे। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि काका आंगन में बैठे तुलसी के पास दीप जला रहे थे। प्रणाम काका, रामलाल ने आदरपूर्वक कहा। काका ने मुस्कुराकर उसे बैठने का इशारा किया। आओ बेटा, कैसे आना हुआ? रामलाल ने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे अपनी पूरी परेशानी बता दी। कैसे खेती में अब पहले जैसी आमदनी नहीं रही, कैसे घर चलाना मुश्किल हो रहा था और कैसे वह कुछ नया करने के बारे में सोच रहा था। काका ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर कुछ पल सोचकर बोले, बेटा, हर मुश्किल का हल होता है, पर पहले यह समझना जरूरी है कि तुम्हारे पास क्या संसाधन है और तुम किस काम में निपुण हो। रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, काका, मैं बस खेती करना जानता हूं और कुछ खास नहीं सीखा। काका मुस्कुराए। तुम्हें लगता है कि तुम बस खेती जानते हो, लेकिन असल में तुम बहुत कुछ जानते हो। अब देखो, खेती सिर्फ अनाज उगाने का नाम नहीं है। इसमें और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। रामलाल ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए काका? काका ने धीरे से अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और जमीन पर कुछ लकीरें खींचते हुए बोले, देखो बेटा, जमाना बदल रहा है और हमें भी बदलना होगा। तुम्हारे पास जो जमीन है, उसी से नई राह निकाली जा सकती है। रामलाल ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। काका के शब्दों में जैसे कोई नई उम्मीद जग रही थी। रामलाल काका की बात सुनकर चौंक गया। उसने विनम्रता से कहा, लेकिन काका, अगर मैं आपकी जमीन पर खेती करूंगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपकी जमीन है, आपकी ही मेहनत लगी है, मैं भला उसे कैसे ले सकता हूं? काका हल्के से मुस्कुराए। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। अरे नहीं बेटा, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। मेरी उम्र हो गई है, अब मैं पहले की तरह खेतों में काम नहीं कर सकता। मेरा बेटा भी शहर में बस गया है, उसे खेती बाड़ी में कोई रुचि नहीं है। ऐसे में मेरी जमीन खाली ही पड़ी रहे, इससे अच्छा है कि कोई मेहनती इंसान उसका सही उपयोग करे। रामलाल के मन में अब भी संकोच था। वह कुछ कहने ही वाला था कि काका ने आगे कहा, देखो बेटा, इससे तुम्हारा भी भला होगा और मेरा भी। तुम्हें एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा
और मेरी जमीन भी उपजाऊ बनी रहेगी। खेती में हाथ बंटाने के लिए कोई हो, यही मेरे लिए बड़ी बात है। रामलाल सोच में पड़ गया। यह मौका उसके लिए सुनहरा था, लेकिन साथ ही यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी थी। उसने धीरे धीरे कहा, काका, अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं आपकी जमीन पर खेती करूं, तो मैं दिल से मेहनत करूंगा। लेकिन मुझे कुछ बातें समझनी होंगी। क्या मैं इसमें कोई नई फसल उगाऊं या पहले से चली आ रही खेती को ही जारी रखूं? काका ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है। खेती का तरीका बदलने की जरूरत है, वरना वही पुरानी समस्या फिर आ जाएगी। अब जमाना बदल रहा है, हमें भी समझदारी से आगे बढ़ना होगा। रामलाल अब पूरी तरह से काका की बातों में डूब चुका था। उसे लगने लगा कि शायद यही वो रास्ता है जिसकी तलाश में वह भटक रहा था। शाम होते ही रामलाल घर पहुंचा। सुमित्रा चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेंक रही थीं और बच्चे आंगन में खेल रहे थे। रामलाल ने आकर धीरे से अपना गमछा खूंटी पर टांगा और पास की चौकी पर बैठ गया। सुमित्रा ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? काका से बात हुई? रामलाल ने सिर हिलाया और उत्साहित होते हुए कहा, हाँ हुई। काका सच में बहुत भले आदमी हैं। उन्होंने मेरी सारी परेशानी सुनी और फिर एक ऐसा सुझाव दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। सुमित्रा ने रोटी तवे से उतारते हुए पूछा, क्या कहा काका ने? रामलाल ने थोड़ा रुक कर कहा, उन्होंने कहा कि उनके पास गांव के बाहर अच्छी खासी जमीन खाली पड़ी है। अब वे खुद खेती नहीं कर सकते और उनका बेटा भी शहर में रहता है। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूं तो उस जमीन पर खेती कर सकता हूं। सुमित्रा यह सुनकर हैरान रह गई। उसने उत्सुकता से पूछा, अरे, काका ने खुद कहा? रामलाल ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, और मैंने उनसे कहा कि इससे तो उनका नुकसान हो जाएगा। लेकिन काका बोले कि उन्हें अब मेहनत करने की ताकत नहीं है और उनकी जमीन का सही इस्तेमाल हो, यही वे चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इससे मेरी भी मदद होगी और उनकी जमीन की देखभाल भी हो जाएगी। सुमित्रा कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, अगर काका खुद चाहते हैं कि तुम उनकी जमीन संभालो, तो यह तो बहुत अच्छा मौका है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि वहां कौन सी फसल उगाना ठीक रहेगा। रामलाल ने सिर हिलाया। बिल्कुल, यही बात मैंने काका से भी पूछी थी। उन्होंने कहा कि पुरानी फसलों के बजाय अब हमें कुछ नया सोचना चाहिए। खेती में बदलाव जरूरी है, वरना वही दिक्कतें फिर से आएंगी। सुमित्रा ने उसकी बातों पर गहराई से विचार किया। कुछ देर बाद उसने कहा, तो अब आगे क्या सोचा है? रामलाल ने एक लंबी सांस ली और कहा, यही तो तय करना बाकी है। सुमित्रा चुपचाप बैठी रामलाल की बातें सुन रही थी। वह जानती थी कि यह उनके लिए एक बड़ा अवसर था, लेकिन साथ ही यह जिम्मेदारी भी कम नहीं थी। रामलाल ने थोड़ा रुककर कहा, सुमित्रा, काका का खेत गांव से बाहर है। अगर मैं वहां काम करूंगा तो कभी कभी लौटने में देर हो सकती है। तुम खाना खाकर सो जाना, मेरी चिंता मत करना। सुमित्रा ने उसकी ओर देखा और हल्की चिंता भरे स्वर में बोली, इतनी दूर खेत में अकेले काम करोगे? दिन ढलने के बाद रास्ता भी सुनसान हो जाता है। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो शुरुआत है। पहले खेत को ठीक करना होगा, मिट्टी की हालत देखनी होगी, फिर यह भी समझना होगा कि कौन सी फसल बोई जाए। जब तक सब कुछ ठीक से संभल नहीं जाता, तब तक देर सवेर तो होगी ही। सुमित्रा ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन खुद का भी ख्याल रखना। खेत में अकेले देर तक मत रहना। रामलाल ने उसकी चिंता को समझते हुए कहा, देखो, मेहनत तो करनी ही होगी। अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो फिर पता नहीं कोई दूसरा रास्ता मिलेगा भी या नहीं। काका ने मुझ पर भरोसा किया है, अब मुझे अपने काम से उनके विश्वास को सही साबित करना होगा। सुमित्रा ने रोटी सेंकते हुए कहा, तो तुम कब से जाना शुरू करोगे? रामलाल ने थोड़ा सोचकर कहा, सुबह काका के साथ जाऊंगा। पहले खेत को ठीक से देखूंगा, फिर जो भी करना होगा उसी के हिसाब से तय करूंगा। सुमित्रा ने धीरे से कहा, अच्छा किया जो काका से मिले। जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। बस अब आगे सही फैसला लेना होगा। रामलाल ने सुमित्रा की बात सुनी, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल उमड़ रहे थे। काका की जमीन उसके लिए एक नई शुरुआत थी। सुबह होते ही रामलाल तैयार होकर निकलने लगा। सुमित्रा ने पहले ही उसके लिए खाना बांध दिया था। यह लो, खाना रख लो, वहां देर हो सकती है, भूखे मत रहना, उसने कहा। रामलाल ने पोटली ली और मुस्कुराकर बोला, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। फिर वह काका के खेत की ओर बढ़ गया। गांव से बाहर खेत पर पहुंचकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। जमीन उपजाऊ तो थी, लेकिन कई जगह घास फूस और जंगली पौधे उग आए थे। उसने अपनी धोती कसकर बांधी
और बिना देर किए काम में जुट गया। कुछ देर तक वह झाड़ियों को साफ करता रहा, पुराने सूखे पौधों को हटाता रहा। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा, गर्मी बढ़ने लगी, लेकिन रामलाल पूरे जोश के साथ खेत को व्यवस्थित करने में लगा रहा। तभी अचानक झाड़ियों के बीच से एक फुफकार की आवाज आई। रामलाल कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। अरे! वह चीख भी न सका। तेज जलन उसके पैर से पूरे शरीर में दौड़ गई। कुछ ही पलों में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह लड़खड़ाया, संभलने की कोशिश की, लेकिन जहरीले दंश ने उसकी ताकत छीन ली। रामलाल वहीं खेत की मिट्टी पर गिर पड़ा। सांसें भारी होने लगीं, शरीर सुन्न पड़ने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं और वह बेहोश हो गया। गांव से खेत दूर था। वहां कोई आसपास नहीं था जो उसे देख सके या मदद के लिए दौड़े। दूर कहीं एक कौआ कांव कांव कर रहा था और हवा में हल्की सरसराहट थी। पर रामलाल निढाल पड़ा रहा, बेहोश, बेसहारा। गांव में धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा। सुमित्रा दरवाजे पर बैठी रामलाल का इंतजार कर रही थी। हर थोड़ी देर में वह आंगन से बाहर झांकती, लेकिन खेत की ओर से कोई आता नहीं दिखा। हवा में ठंडक बढ़ रही थी और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। इतने में उसका बेटा मोहन, जो अभी छोटा ही था, पास आया और उसकी चिंता भरी आंखों को देखकर बोला, माँ, बाबा अभी तक नहीं आए, इतनी देर क्यों हो गई? सुमित्रा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, खेत गांव से बाहर है, उन्होंने पहले ही कहा था कि देर हो सकती है। मोहन ने मासूमियत से पूछा, तो फिर आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? बाबा ने खुद कहा था कि देर हो सकती है, फिर भी आप बार बार दरवाजे पर क्यों देख रही हैं? सुमित्रा ने एक गहरी सांस ली और बोली, बस यूं ही, आदत हो गई है। जब तक वह घर न लौटे, मन को शांति नहीं मिलती। मोहन ने उसकी गोद में सिर रखते हुए कहा, माँ, जब बाबा ने कहा है कि आ जाएंगे, तो वे जरूर आएंगे। आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। चलो, आप खाना खाकर सो जाओ। सुमित्रा ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उसका मन अब भी अशांत था। उसने दीपक की लौ को तेज किया और एक बार फिर खेत की ओर देखने लगी। रात घनी हो रही थी और सन्नाटा गहराता जा रहा था। सुबह की पहली किरणें आंगन में पड़ने लगीं, लेकिन सुमित्रा की आंखों में नींद नहीं थी। पूरी रात वह बेचैनी में करवटें बदलती रही। हर आहट पर उसे लगा कि रामलाल आ गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जब सूरज पूरी तरह से निकल आया और फिर भी रामलाल घर नहीं लौटा, तो सुमित्रा की चिंता बढ़ गई। उसने जल्दी से सिर पर पल्लू लिया और बिना किसी से कुछ कहे सीधा काका के घर की ओर चल पड़ी। काका का घर गांव के पश्चिमी छोर पर था। रास्ते में कुछ औरतें पानी भरने जा रही थीं। उन्होंने सुमित्रा को तेज कदमों से जाते देखा और आपस में हल्की फुसफुसाहट करने लगीं। सुबह सुबह काका के घर, सब ठीक तो है? लेकिन सुमित्रा ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे जैसे वह काका के घर के करीब पहुंची, उसकी बेचैनी और बढ़ती गई। काका आंगन में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने सुमित्रा को आते देखा तो मैं ये हल्की टेढ़ी कर ली। अरे सुमित्रा, इतनी सुबह, सब ठीक तो है? सुमित्रा उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज हल्के से कांपी। काका, रामलाल अभी तक घर नहीं लौटा। कल सुबह खेत के लिए निकला था, फिर वापस नहीं आया। काका के हाथ से हुक्का छूटते छूटते बचा। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, क्या, अभी तक नहीं लौटा? सुमित्रा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। काका तुरंत खड़े हो गए। बेटी, चिंता मत कर, कुछ गड़बड़ लग रही है। काका की चिंता बढ़ गई थी। उन्होंने तुरंत अपने पुराने भरोसेमंद नौकर रामू को बुलाया। रामू, तू अभी खेत पर जा और देख कि रामलाल वहां है या नहीं। रामू ने सिर हिलाया। जी काका, मैं अभी जाता हूं। रामू जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ खेत की ओर चल पड़ा। खेत गांव से दूर था। रास्ते में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन रामू के माथे पर पसीना आ रहा था। जैसे जैसे वह खेत के पास पहुंचा, उसकी धड़कन तेज होती गई। खेत में घुसते ही उसकी नजर इधर उधर दौड़ने लगी। कुछ ही दूरी पर उसे रामलाल जमीन पर पड़ा दिखा। रामलाल भैया! वह चिल्लाया और दौड़कर पास गया। पास जाकर देखा तो रामलाल का शरीर नीला पड़ चुका था। उसकी सांसें थमी हुई थीं और शरीर बिल्कुल ठंडा था। पास ही मिट्टी पर सांप के रेंगने के निशान दिख रहे थे। रामू का कलेजा कांप उठा। हे भगवान! सांप ने काट लिया! उसने जल्दी से चारों ओर देखा। कोई नहीं था। खेत सुनसान था और रामलाल का शरीर
निर्जीव पड़ा था। रामू को समझ नहीं आया कि क्या करे। हाथ कांप रहे थे, दिमाग सुन्न हो गया था। लेकिन फिर उसे काका की बात याद आई। जो भी हो, तुरंत आकर खबर देना। रामू ने गहरी सांस ली, फिर पूरी ताकत से खेत से दौड़ते हुए काका के घर की ओर भागा। रास्ते में उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन वह बिना रुके तेजी से भागता रहा। काका के घर पहुंचते ही वह हांफते हुए चिल्लाया, काका, रामलाल! रामलाल को सांप ने काट लिया। सुमित्रा और काका दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। काका को जैसे ही रामू ने खबर दी, उनका चेहरा गंभीर हो गया। बिना समय गंवाए उन्होंने तुरंत कहा, रामू, तू भागकर वैद्य जी को ले आ। उन्हें कह कि जल्दी से खेत पर पहुंचे। जरा भी देर नहीं होनी चाहिए। रामू बिना कुछ कहे तेजी से दौड़ पड़ा। ये सुनते ही सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सिसकियां तेज हो गईं और वह घुटनों के बल बैठ गई। हे भगवान, मेरे रामलाल को कुछ हो न जाए, वह रोने लगी। काका ने उसकी हालत देखी तो गहरी सांस लेते हुए पास जाकर कंधे पर हाथ रखा। सुमित्रा, हिम्मत रख, रोने का समय नहीं है। अगर वक्त पर पहुंचे तो शायद रामलाल को बचाया जा सके। हमें तुरंत खेत पर चलना होगा। सुमित्रा ने आंसू भरी आंखों से काका की ओर देखा, लेकिन उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। काका ने उसे जोर से झकझोरते हुए कहा, अब रोने से कुछ नहीं होगा, जल्दी चलो। सुमित्रा ने खुद को संभाला, आंचल से आंसू पोंछे और तुरंत काका के साथ खेत की ओर चल पड़ी। कदम भारी थे। सुमित्रा और काका तेजी से खेत की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते भर सुमित्रा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हे भगवान, मेरे रामलाल को कुछ मत होने देना, वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। जैसे ही वे खेत पहुंचे, सुमित्रा की नजर रामलाल पर पड़ी। वह मिट्टी पर बेसुध पड़ा था। उसका शरीर पूरा नीला पड़ चुका था। रामलाल! सुमित्रा चीखते हुए उसकी ओर दौड़ी और जमीन पर बैठकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। रामलाल, उठो, देखो मैं आ गई हूं। तुम ऐसे कैसे पड़े हो? उसकी सिसकियां तेज हो गईं। काका भी पास आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में भी चिंता थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए सुमित्रा से कहा, सुमित्रा, हिम्मत रखो, अभी वैद्य जी आ रहे हैं। तभी खेत के रास्ते से तेजी से दौड़ते हुए रामू आता देखा। उसके साथ वैद्य जी भी थे, जिनके हाथ में एक झोली थी जिसमें जड़ी बूटियां और औषधियां थीं। रामू हांफते हुए बोला, काका, मैं वैद्य जी को ले आया। वैद्य जी बिना देर किए रामलाल की ओर बढ़े और झुककर उसकी नब्ज टटोलने लगे। वैद्य जी ने जल्दी से अपनी झोली से औषधियां निकाली और रामलाल के मुंह में धीरे धीरे एक कड़वी दवा डाल दी। फिर उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां पीसकर उसके जख्म पर लगाईं। काका घबराए हुए थे। उन्होंने तुरंत पूछा, वैद्य जी, रामलाल की तबीयत कैसी है? वैद्य जी ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, हालत बहुत खराब है। जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। जिंदा तो है, मगर बेहोश ही रहेगा। कब ठीक होगा, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अब बस समय और देखभाल ही उसका सहारा है। यह सुनते ही सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। वह रामलाल के पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर फफकने लगी। हे भगवान, मेरे रामलाल को बचा लो। वैद्य जी ने काका की ओर देखा और बोले, अब इसे घर ले जाना ही ठीक होगा। यहाँ खेत में इसकी देखभाल नहीं हो पाएगी। काका ने सिर हिलाया और तुरंत गांव के कुछ लोगों को बुलाकर मदद मांगी। गांव वालों ने मिलकर रामलाल को चारपाई पर लादा और धीरे धीरे गांव की ओर ले चले। घर पहुंचते ही काका और गांव वालों ने रामलाल को उसके बिस्तर पर लिटा दिया। सुमित्रा दौड़कर पानी लेकर आई और धीरे से उसके माथे पर लगाने लगी। काका ने सुमित्रा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटी, हिम्मत मत हार, हमें उम्मीद रखनी होगी। रामलाल को ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। सुमित्रा ने आंसू पोंछे, मगर उसकी आंखों में अब भी चिंता थी। वह रामलाल के चेहरे को देख रही थी, जो अब भी नीला पड़ा था और कोई हरकत नहीं कर रहा था। काका ने गहरी सांस ली और सुमित्रा की ओर देखकर कहा, बेटी, चिंता मत कर। रामलाल जब तक ठीक नहीं हो जाता, मैं हर महीने तुम्हारी मदद करता रहूंगा। जितना बन पड़ेगा उतना दूंगा, ताकि घर की जरूरतें पूरी होती रहें। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर काका का आभार प्रकट किया। काका, आप तो देवता समान हैं। ऐसे समय में अगर आप ना होते तो मैं क्या करती? काका ने हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहा, अरे नहीं सुमित्रा, ये मेरा फर्ज है। रामलाल ने मेरे खेत की जिम्मेदारी ली थी, अब मेरी बारी है उसकी जिम्मेदारी निभाने की। इतने में सुमित्रा का बेटा मोहन अंदर आया।
उसने मां की आंखों में आंसू देखे तो घबरा गया। मां, क्या हुआ? काका क्यों पैसे दे रहे हैं? उसने मासूमियत से पूछा। सुमित्रा ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। मोहन काका की ओर देखने लगा। काका, बताइए ना, बाबा कब ठीक होंगे? क्या हमें अब दूसरों के पैसे पर जीना होगा? काका और सुमित्रा दोनों उसे देखकर अवाक रह गए। एक छोटे बच्चे के इन सवालों ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया। मोहन की मासूम आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने अपनी मां की ओर देखते हुए कहा, मां, अगर बाबा ऐसे ही बीमार रहे तो हमारा खर्च कैसे चलेगा? सुमित्रा ने मोहन को सीने से लगा लिया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। जब तक रामलाल ठीक नहीं हो जाते, मैं किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मोहन ने मां की ओर गंभीरता से देखा और दृढ़ स्वर में बोला, मां, तुम अकेली घर और बाबा को संभालोगी तो खेत का काम कौन करेगा? अब मैं खेत पर काम करूंगा। सुमित्रा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत मोहन के हाथ पकड़कर कहा, नहीं बेटा, तू अभी छोटा है, तुझे खेत में काम करने की जरूरत नहीं। तेरा असली काम पढ़ाई करना है। मोहन ने जिद भरे स्वर में कहा, लेकिन मां, मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता। अगर मैं खेत में काम करूंगा तो कम से कम कुछ पैसा आएगा और बाबा की दवाई और घर का खर्च चल सकेगा। सुमित्रा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं मोहन, तुम्हारे पिता का सपना था कि तुम बड़े होकर एक अफसर बनो। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मोहन ने मां की ओर देखा, फिर बेबस होकर चुप हो गया। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन मां के आंसू और मजबूती से भरे शब्दों ने उसे बोलने से रोक दिया। वह जानता था कि अब घर की हालत पहले जैसी नहीं रही, लेकिन क्या वह सच में मां को इस संघर्ष में अकेला छोड़ सकता था? सुमित्रा रात भर रामलाल के सिरहाने बैठी रही। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि भविष्य की चिंता थी। मोहन के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, मां, मैं खेत में काम करूंगा। उसने अपने बेटे को सोते हुए देखा और मन ही मन ठान लिया, मैं मोहन को खेत में नहीं भेजूंगी। उसके पिता का सपना था कि वह पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बने। अगर मैंने उसे खेत में भेज दिया तो रामलाल का सपना टूट जाएगा। वह खुद से कहने लगी, रामलाल के ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकती। घर चलाने के लिए मुझे कुछ काम तो करना ही होगा। उसकी नजर कोने में रखे मिट्टी के घड़े पर पड़ी। खेती तो करूंगी ही, मगर साथ में कुछ और भी करना होगा। कुछ ऐसा जिससे जल्दी पैसा आ सके, ताकि घर का खर्च और रामलाल की दवाई दोनों चलते रहें। उसका मन विचारों से घिर गया। क्या मैं गांव में कुछ काम कर सकती हूँ, या फिर घर पर रहकर कोई चीज बना सकती हूँ? वह तरह तरह के उपाय सोचने लगी। अब सुमित्रा के मन में केवल एक ही बात थी, कुछ भी हो जाए, उसे हार नहीं माननी है। सुबह होते ही सुमित्रा ने घर के काम निपटाए और सीधे काका के घर की ओर चल पड़ी। काका आंगन में बैठे हुक्का पी रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुमित्रा को आते देखा, उन्होंने चिंता भरी निगाहों से पूछा, बेटी, इतनी सुबह सुबह यहां कैसे आना हुआ? सुमित्रा ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, काका, मैं वहीं खेत पर काम करना चाहती हूं जहां रामलाल काम कर रहा था। मुझे इजाजत दीजिए। काका चौंक गए। बेटी, तेरा काम खेती करना नहीं है। रामलाल ठीक हो जाएगा, फिर वो संभाल लेगा। तू घर और रामलाल की देखभाल कर। लेकिन सुमित्रा ने सिर हिलाते हुए कहा, काका, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। घर का खर्च, रामलाल की दवाई और मोहन की पढ़ाई, सब कुछ मुझे ही संभालना होगा। मुझे खेत पर काम करने दीजिए। काका गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने सुमित्रा को बहुत समझाने की कोशिश की, बेटी, खेती आसान काम नहीं है। ये तेरा शरीर कितना झेल पाएगा? लेकिन सुमित्रा की आंखों में एक अडिग संकल्प था। काका, मैं कर लूंगी, मुझे इजाजत दीजिए। काका ने एक गहरी सांस ली और अपने मन में सोचा, अगर इसे वहीं खेत दे दिया तो यह घर और रामलाल की देखभाल नहीं कर पाएगी। खेत गांव के बाहर है और यह अकेली औरत वहां कैसे काम करेगी? फिर उन्होंने मन ही मन एक निर्णय लिया, मैं इसे गांव के अंदर वाला खेत दे देता हूं। वहां यह खेती भी कर लेगी और रामलाल की देखभाल भी कर सकेगी। उन्होंने सुमित्रा की ओर देखा और कहा, ठीक है बेटी, लेकिन तुझे गांव के अंदर वाला खेत दूंगा ताकि तू घर और खेत दोनों संभाल सके। सुमित्रा ने काका के पैर छूकर कहा, काका, आपने मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। मैं आपको जीवन भर याद रखूंगी। काका ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, ईश्वर तुझे हिम्मत दे। अब सुमित्रा की दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी।
सुबह होते ही वह काका के खेत पर जाती, हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में सिर ढंके, हाथ में दरांती और हौसले की ताकत ली। खेत में काम करना उसके लिए नया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसने मिट्टी को समझना शुरू किया। कहाँ पानी देना है, कहाँ घास निकालनी है और फसल को कैसे संभालना है। खेत का काम पूरा करने के बाद वह गांव के कुछ घरों में खाना बनाने, सफाई करने और छोटे मोटे काम करने भी जाने लगी। गांव की औरतों को पहले तो आश्चर्य हुआ कि रामलाल की पत्नी अब दूसरों के घरों में काम कर रही है, लेकिन धीरे धीरे सभी उसकी मेहनत की इज्जत करने लगे। कुछ महिलाओं ने उसे सहानुभूति से देखा, तो कुछ ने प्रेरणा ली। जो भी पैसा मिलता वह सोच समझकर खर्च करती। मोहन की पढ़ाई सबसे जरूरी थी, इसलिए हर महीने स्कूल की फीस सबसे पहले भरती। फिर रामलाल की दवाइयों का इंतजाम करती। घर की जरूरतें जैसे तैसे पूरी होती, लेकिन सुमित्रा को किसी बात का गिला नहीं था। रात में जब वह थक कर घर लौटती, तो मोहन किताबें फैलाए बैठा होता। वह माँ के पास आकर कहता, माँ, आज स्कूल में मास्टर जी ने मेरी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं एक दिन बड़ा अफसर बनूंगा। सुमित्रा उसकी बात सुनकर अपनी थकान भूल जाती। वह मुस्कुराती और मोहन के सिर पर हाथ फेर कर कहती, तू जरूर बनेगा बेटा। कुछ ही महीनों में सुमित्रा की मेहनत रंग लाने लगी। काका के खेत में जो अनाज उसने बोया था, वह अब लहलहाने लगा था। फसल अच्छी हुई, खेत हरा भरा दिखने लगा और सुमित्रा की मेहनत साफ नजर आ रही थी। गांव के लोग अब उसकी सराहना करने लगे थे। देखो कैसी मजबूत औरत है, अकेले ही घर, खेत और काम सब संभाल लिया। गांव की औरतें आपस में बातें करने लगीं। कुछ ने तो उसे और काम देने की पेशकश भी की। इस तरह सुमित्रा को खेत के साथ साथ गांव के दूसरे घरों से भी अच्छा पैसा मिलने लगा। अब वह मोहन की पढ़ाई को लेकर और भी सतर्क हो गई। रोज रात को जब मोहन किताब लेकर बैठता, तो सुमित्रा उसके पास बैठ जाती। वह पढ़ाई तो नहीं समझती थी, लेकिन मोहन को देखकर उसे तसल्ली होती थी कि उसकी मेहनत सही दिशा में जा रही है। एक रात मोहन किताबों में डूबा था। तभी सुमित्रा ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुझे अच्छे से मन लगाकर पढ़ना है। तुझे अपने पिता का सपना पूरा करना है। मोहन ने किताब बंद की, मां की ओर देखा और आत्मविश्वास से कहा, मां, मैं जरूर अफसर बनूंगा। मैं बाबा का सपना पूरा करूंगा। सुमित्रा की आंखें खुशी से भर आईं। मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अब पूरे गांव में सुमित्रा की मेहनत की चर्चा होने लगी। लोग आपस में कहते, कैसी हिम्मती औरत है, अकेले ही खेत, घर और पति की देखभाल सब कुछ संभाल लिया। कुछ औरतें सुमित्रा से प्रेरणा लेने लगीं, तो कुछ पुरुष भी उसकी तारीफ के बिना नहीं रह सके। गांव के बुजुर्ग चौपाल पर बैठे कहते, रामलाला बड़ा भाग्यशाली है जो उसे सुमित्रा जैसी पत्नी मिली। ऐसी मेहनती औरत हर किसी को नसीब नहीं होती। इधर रामलाला की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। वैद्य जी की दी हुई दवाएं असर दिखाने लगीं। शरीर का जहर कम होने लगा। उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक लौटने लगी थी। रामलाला अब बिस्तर पर कम और चारपाई पर बाहर बैठने लगा था। सुमित्रा उसे हल्का हल्का खाना खिलाती, दवा देती और जब भी समय मिलता उससे बातें करती। एक दिन रामलाला ने कमजोर आवाज में कहा, सुमित्रा, तूने अकेले ही सब संभाल लिया। मुझे तो लगता था कि अब हमारा घर कैसे चलेगा, पर तूने जो किया वो शायद मैं भी नहीं कर पाता। सुमित्रा मुस्कुराई और बोली, आपकी चिंता करने का समय मेरे पास नहीं था। बस जो बन पड़ा करती गई। रामलाला की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, क्या मैं फिर से खड़ा होकर अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊंगा। सुमित्रा ने घर के छोटे से मंदिर में दीप जलाया, हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया और मन ही मन कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से रामलाला की तबीयत में सुधार हो रहा है। मुझे शक्ति देने के लिए धन्यवाद, जिससे मैं अपने परिवार को संभाल सकी। इधर रामलाला अब थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा था। हालांकि वह अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ था, लेकिन अब पहले से ज्यादा बातें करने लगा था। एक दिन उसने सुमित्रा की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, सुमित्रा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। तुम्हें अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ा। खेत, घर, मोहन की पढ़ाई, मेरी दवा, सब कुछ। मुझे माफ कर दो। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा मत कहिए। यह सब मेरा फर्ज था। अब सब कुछ ठीक हो रहा है। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। रामलाला ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं जल्दी ठीक होना चाहता हूं, ताकि तुम्हारे ऊपर से यह बोझ हल्का कर सकूं। तुमने बहुत कुछ सह लिया, अब मुझे भी तुम्हारा सहारा बनना है। सुमित्रा ने उसकी ओर देखा, आप बस धैर्य रखिए। भगवान की कृपा से सब अच्छा होगा।
मोहन जो यह सब सुन रहा था, माँ के पास आकर बोला, माँ, बाबा ठीक हो जाएंगे ना? सुमित्रा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा जल्दी ठीक हो जाएंगे। रामलाला अब पहले से काफी बेहतर महसूस करने लगा था। वह धीरे धीरे चारपाई से उठकर बाहर बैठने लगा और छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने की कोशिश करता। सुमित्रा जब खेत से लौटती तो उसे देखकर कहता, अब बस करो सुमित्रा, अब मैं भी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। सुमित्रा मुस्कुराती और कहती, अभी आपको पूरा ठीक होना है, फिर हम दोनों मिलकर सब संभालेंगे। कुछ ही दिनों में रामलाला ने खेती के काम में सुमित्रा का साथ देना शुरू कर दिया। वह हल जोतने लगा, बीज बोने लगा और खेत को फिर से संवारने में जुट गया। इधर मोहन की पढ़ाई भी लगातार जारी रही। सुमित्रा और रामलाला ने कभी भी उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। जब भी मोहन को जरूरत पड़ती, वे उसके लिए किताबें और जरूरी सामान लाकर देते। समय बीतता गया और एक दिन वह घड़ी भी आई जब मोहन की मेहनत रंग लाई। वह बड़ा अफसर बन गया। गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। हर कोई रामलाला और सुमित्रा की तारीफ कर रहा था। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, देखो, मेहनत और सच्ची लगन से सब कुछ संभव है। रामलाला और सुमित्रा ने कितनी कठिनाइयां झेली, लेकिन हार नहीं मानी। मोहन जब घर लौटा तो उसने माँ बाबा के पैर छुए और कहा, आप दोनों की मेहनत से ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। सुमित्रा की आंखों में गर्व के आंसू थे, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, आगे का सफर कैसा होगा? रामलाला ने मोहन की ओर देखा और भावुक होकर कहा, बेटा, आज तुम जिस मुकाम पर हो, वह तुम्हारी माँ के त्याग और बलिदान की वजह से ही संभव हुआ है। उसने अकेले हर मुश्किल का सामना किया, हमारे परिवार को संभाला और हमें इस दिन तक पहुंचाया। सुमित्रा ये सुनकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। मोहन ने माँ के पैर छूकर कहा, माँ, आपने जो किया, मैं उसका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। आपने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत और समर्पण से कोई भी चुनौती जीती जा सकती है। गांव के लोग अब सुमित्रा और रामलाला की कहानी को प्रेरणा के रूप में सुनने लगे। चौपालों पर, उत्सवों में और बच्चों को सीख देने के लिए उनकी संघर्ष गाथा सुनाई जाने लगी। हर कोई कहता, सच्ची मेहनत और मां का समर्पण किसी भी कठिनाई को हरा सकता है। इस तरह रामलाला और सुमित्रा ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि मां का त्याग और समर्पण हर चुनौती को पार कर सकता है और पूरे परिवार को जोड़कर रखता है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनते रहें।